Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on gastrointestinal agent. आज मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। और ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा, तो इस डिस्कशन में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ इसका टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिगार्डिंग क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाइनल एग्जामिनेशंस में किस तरीके से पूछा जाता है यूनिवर्सिटी से। आज जब इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाएंगे तो उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे और उसका आंसर को आपको किस तरीके से लिखना है। तो इस टॉपिक को आज जानने से पहले और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को यही बोलना चाहता हूँ जो आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं हर एक लेक्चर एंड हर एक वीडियो में मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि मैक्सिममली मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स जब भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करते, प्रॉपरली उसको देखते नहीं है, वो जाम करते करते वीडियो को देखने की कोशिश करते। तो प्लीज़ आप इस तरीके से एक्टिविटी को मत करो, क्योंकि आप वीडियो को प्रॉपरली नहीं देखोगे और उसको आप जाम करके देखने की कोशिश करोगे तो उस केस में आप वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करता हूँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे। तो ये वीडियो को अभी हम लोग शुरू करते हैं और आज के लेक्चर को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये जनरेट हो रहा है, जब इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाते हैं। इस जगह पे क्वेश्चन को जब पूछा जाते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाते हैं जो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आप टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेनेशंस करो। तो स्टूडेंट्स को इस पॉइंट को याद रखना है, जब भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए तो उसको कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, कौन से पॉइंट को उसको मेंशन करना है। और इस केस में स्टूडेंट्स को मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछते हैं तो डेफिनेटली आपका कुछ टैगलाइन आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब टैगलाइन और जिसका पॉइंट को आप प्रॉपर्ली मेंशन करके चलोगे तो उस केस में एग्जामिनर को वो पेपर को चेक करना और आप जो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हो उसको उसको लिए समझना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे और उस केस में आप ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले तो आप उसको मेंशन करो जिसकी केमिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मॉलिकुलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला है H2O2। हर एक कंपाउंड की कुछ मॉलिकुलर वेट होते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी कुछ मॉलिकुलर वेट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिस कंपाउंड की मॉलिकुलर वेट है 34.04। और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी और इसका पहले लेक्चर में भी बोला है, जो कुछ प्रोडक्ट को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से, तो हर एक प्रोडक्ट के कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आप यूज़ करोगे और इस केस में इस प्रोडक्ट को आप स्टैंडर्ड किस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, तो इस जगह पे आपको याद रखना है इट इज़ एन एक्वास सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दैट मीन्स इस जगह पे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आप इसे जानते भी हो जो एक्वास का मतलब क्या होते हैं। एक्वास का मतलब यही हो रहा है जो आप कोई सॉल्यूट ले रहे हो और उस सॉल्यूट को जब आप वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हो तो उसका जो सॉल्यूशन जनरेट होते हैं उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वास सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट के हिसाब से यूज़ करोगे उस केस में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो मिक्सचर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो आप यूज़ करोगे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका एक्वास सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। और इसीलिए मैंने यहाँ पर आपका मेंशन करके दिया इट इज़ एन एक्वास सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इट इज़ हैविंग नॉट लेस देन 6% W/W हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is corresponding to about the 20 times of its volume available with oxygen and not more than 28% W/W of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस जगह पे मैंने आपको यहाँ पर समझाया जो आप जब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंसिडर कर रहे हो तो इस केस में कितनी परसेंटेज उसका रेंज होना चाहिए, और जब इस रेंज में आप उसे देखोगे उसी केस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप स्टैंडर्ड के हिसाब से कंसिडर करोगे और उस केस में उस प्रोडक्ट को आप एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट के हिसाब से यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पर आप एक देख पा रहे हो एक डायग्राम यानी पिक्चर को मैंने यहाँ पर रखा, जिस पिक्चर से आप एटलीस्ट ये एजम्पशन कर सकते हो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखने में कैसे होते हैं। अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशंस आप किस तरीके से करोगे। तो हर एक प्रोडक्ट को आप अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, उसी तरीके से जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आप प्रिपेयर करोगे तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी आप अलग अलग प्रोसेस से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो पॉइंट आप देख रहे हो, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम
बेरियम पैरोक्साइड से। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग बेरियम पैरोक्साइड से किस तरीके से हाइड्रोजन पैरोक्साइड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए थिक पेस्ट ऑफ बेरियम पैरोक्साइड इन आइस कोल्ड वाटर to calculated quantity of the ice cold dilute sulfuric acid. The insoluble barium sulfate is filtered off, and to obtain the hydrogen peroxide is 10 to 20% W/W। और इस जगह पे हम लोग ये रिएक्शंस को देख पा रहे हैं जहाँ पर BaO2 और यहाँ पर हम लोग BaO2 के साथ जब हम लोग यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शंस करेंगे तो इस केस में हमारा BaO2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन पैरोक्साइड में। तो इस रिएक्शंस में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व की जो हम लोग जब हाइड्रोजन पैरोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड को हम लोग बेरियम पैरोक्साइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया ये एक पहला प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप चाहो तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो, और अभी जो प्रोसेस देख रहे हो इस प्रोसेस से भी आप हाइड्रोजन पैरोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। दैट मीन्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से भी हाइड्रोजन पैरोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है, और हम लोग पहले से ही जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये हो रहा है जो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी को आप यहाँ पर लाइसिस करने वाले हो। लाइसिस इन द सेंस ऑफ आप यहाँ पर किसी को डिसोशिएट करोगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो आप यहाँ पर लाइसिस किसकी करने वाले हो, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। सो इट इज एन मैन्युफैक्चर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द आइस कोल्ड ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मीन्स जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज़ करना चाहते हो और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज़ करके आप हाइड्रोजन पैरोक्साइड को प्रिपेयर करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या चाहिए, उस केस में आपको 50% सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और जो आइस कोल्ड हो। तो सबसे पहले आपको 50% सल्फ्यूरिक एसिड जो आइस कोल्ड है उसे लेके आपको डिसोशिएट करना है। जब उस प्रोडक्ट को आप डिसोशिएट करोगे तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर HSO4 माइनस आयन एंड यहाँ पर 2 नंबर ऑफ प्रोटोन यहाँ पर जनरेट हुआ। सो दिस प्रोडक्ट जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन फर्स्ट स्टेप, then in second step what will happen, in second step part disulfuricate is obtained which is distilled under the reduced pressure to give the hydrogen peroxide। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर पार डाइसल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है। एंड ये जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट को जब आप फिर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस करोगे तो उस केस में आप देख पा रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका प्रिपेयर हो रहा है। तो ये जो टोटल प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर समझाया इस प्रोसेस को हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस से परफॉर्म करते हैं। और इसी रीजंस के लिए मैंने आपको बोला जो आप चाहो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ electrolysis and by the help of electrolysis. So by passing the carbon dioxide through the suspension of barium peroxide in water, if you want you can also able to prepare the hydrogen peroxide। तो इस जगह पे आप देख पा रहे हो जो बेरियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्शंस करके भी आप यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो। और इस रिएक्शंस को जब आप फॉलो करोगे तो उस जगह पे आप देख सकते हो ये जो बेरियम ऑक्साइड है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस कर रहा है ये बेरियम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने के बाद ये बेरियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर समझाया ये तीनों प्रोसेस के माध्यम से आप यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर हम लोग कौन से टाइप के प्रॉपर्टीज देख पाएंगे। जैसे आप जानते हो हर एक कंपाउंड के अंदर 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होते ही है। एक प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी होते हैं उसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी जान लेते हैं जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। सो इट इज़ अ कलरलेस एंड it is an odorless liquid which having the slightly acidic in nature. It is a strong oxidizing agent and the solution decompose in contact with the oxidation matter and when it is an alkaline। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब डिसोशिएट किया जाएंगे तो डिसोशिएट होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस को वही एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कौन से टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया जा सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर हम लोग कौन से टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट एज आइदर the oxidizing on reducing agent depending upon the chemical environment। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ
पॉइंट और कुछ एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा, जिस एग्जाम्पल को देख के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर आप रिडक्शंस भी देख सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर आप ऑक्सीडेशंस भी देख सकते हो। तो इस रिएक्शंस में आप देख पा रहे हो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर रिडक्शंस हो रहा है, जहाँ पर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो सिल्वर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिएक्शंस करने के बाद ये सिल्वर वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। उसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब आप यहाँ पर ओजोन का रिएक्शंस कर रहे हो तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस जनरेट हुआ। उसी तरीके से ये जो 4 नंबर रिएक्शंस आप देख रहे हो जहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जुड़ जा रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड जनरेट हो रहा है और इस रिएक्शंस में ये ऑक्सीजन गैस को एलिमिनेशन कर रहा है। तो इस 4 पॉइंट से यानी 4 एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ पा रहे हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर आप रिडक्शन रिएक्शंस देख सकते हो। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करने के बाद ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन को जनरेट करते हैं। ये लेड सल्फेट के साथ भी रिएक्शंस करके लेड सल्फेट को जनरेट करते हैं। सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शंस करके सोडियम सल्फाइड को जनरेट करते हैं एंड फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करके फॉर्मिक एसिड को भी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस हम लोगों ने ऑब्जर्व किए, इस रिएक्शन से हम लोग ये कंक्लूजन ले सकते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसे कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर आप रिडक्शन एज वेल एज इसके अंदर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देख सकते हो। तो अभी आते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे। तो इस ऐसे को डिस्कस करने से पहले मैं फिर से सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में ये ऐसे पॉइंट को डायरेक्टली पूछा जाते हैं जो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऐसे को एक्सप्लेनेशंस करो। और अब इस जगह पे हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से याद रखना है, जब भी आप ऐसे को लिखोगे, ऐसे आपको जिस तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर और जिस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशंस कर रहा हूँ, आपको उसी तरीके से एक्सप्लेनेशंस करना है, क्योंकि ऐसे का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं और जो स्टैंडर्ड प्रोसेस हम लोग फार्माकोपिया से लेते हैं। इसीलिए इस जगह पर आप कोई अपने आप इसे मैनिपुलेट करके आप नहीं लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज एन स्टैंडर्ड प्रोसेस। सो इस जगह पर अभी आप देख लेते हैं, आज जान लेते हैं जब आपके इस क्वेश्चन को पूछा जाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे के बारे में, तो उस ऐसे को आप किस तरीके से लिखोगे और इसका ऐसे आप लैब में भी परफॉर्म करना चाहते हो तो इसका लैब में आप परफॉर्म किस तरीके से करोगे। सो इट इज द ऐसे बाय डायरेक्ट रिडॉक्स टाइप सेल्फ इंडिकेटिंग टाइट्रेशन, dilute the 1 gram to 100 ml with water to 10 ml of dilute solution at the 20 ml of 2 normal sulfuric acid and titrate with 0.1 normal potassium permanganate until the pink color is persist। That means इस जगह पे मैंने आपको ये बोला, जैसे मैंने पहले भी और भी लेक्चर में मैंने आपको ये से समझाया, जो टाइट्रेशंस भी और ऐसे भी अलग अलग टाइप की होते हैं। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो ऐसे करोगे, इस ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऐसे को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रिडॉक्स टाइप के टाइट्रेशंस बोलते हैं। और इस टाइट्रेशंस के अंदर हम लोग कोई भी टाइप की इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। और आप इस जगह पर देख सकते हो जो इस रिएक्शंस में मैंने कोई भी टाइप की इंडिकेटर के वर्ड यूज़ नहीं किए, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बोला जो ये रिएक्शंस में इंडिकेटर यूज़ नहीं होंगे और इस जगह पे आप सेल्फ इंडिकेटिंग टाइट्रेशंस यूज किया जाएगा, सेल्फ इंडिकेटिंग टाइट्रेशंस किया जाएंगे। क्योंकि आप इस पॉइंट को याद रखना, जिस केस में और जिस टाइट्रेशंस के अंदर आप कोई भी टाइप की इंडिकेटर यूज नहीं करते हो, उस रिएक्शंस में और उस ऐसे के अंदर आपका जो कलर चेंज होते हैं वो सेल्फ इंडिकेटिंग के हिसाब से होते हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला सेल्फ इंडिकेटिंग टाइट्रेशंस। तो हर एक रिएक्शंस के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बोला, हर एक ऐसे के अंदर आपका जब एक्सप्लेनेशंस आप करते हो तो उसका एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब ऐसे को परफॉर्म करोगे लैब में तो उसको मैनुअली आप करोगे। तो जब मैनुअली इस इंस्ट्रूमेंट को और ग्लास वर्क्स को हैंडल करोगे तो इस केस में आपका एरर आने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसी एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग फैक्टर को यूज़ करते हैं, और इसमें भी हम लोग फैक्टर को यूज़ किया है। और इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं इसका फैक्टर क्या है। इसका फैक्टर में हम लोग देख पा रहे हैं जी each ml of 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट इक्विवेलेंट टू 0.0017 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इस केस में आप देख सकते हो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऐसे परफॉर्म करोगे तो ऐसे में आपका कौन सी टाइप के केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को जब ऐसे पूछा जाएंगे एग्जाम हॉल में और यूनिवर्सिटी लेवल में, तो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस किया, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रिएक्शंस को आपको सामने रखा, उसी तरीके से आप एग्जाम हॉल में
रिप्रेजेंट करोगे, और इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे तो इस केस में आपको ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मार्क्स और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कंप्लीटली रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऐसे क्या होते हैं, और यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी आपके सामने रखा। इस डायग्राम से भी आप कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो जब आप इस ऐसे को परफॉर्म करोगे तो इसका कलर कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ये टाइट्रेशन आप तब तक करोगे जब तक इसका पिंक कलर परसिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, KMnO4 है, और यहाँ पर आपके जो कलर है ये कलर आपका पिंक कलर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस जगह पे इस ऐसे को देख के और इसका डायग्राम को देख के आप ये एटलीस्ट ये एक दिमाग पे आपके अंदर आ रही, आप ऐसे सोच सकते हो जो आप ऐसे को परफॉर्म करोगे लैब के अंदर तो आपका कलर, ऐसे का कलर एंड टाइट्रेशन का कलर कैसे होंगे। तो इस जगह पे हम लोगों ने ऐसे को ऑब्जर्व कर लिए। तो अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी रहा वो पॉइंट है इसका यूज़। तो जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन माइल्ड एंटीसेप्टिक। माइल्ड एंटीसेप्टिक मीन्स जो उसे एंटीसेप्टिक को हम लोग यहाँ पर माइल्ड बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और जो बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, उसे हम लोग एंटीसेप्टिक माइल्ड के हिसाब से कंसिडर करते हैं। और एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होते हैं, हम लोग उस एजेंट को एंटीसेप्टिक बोलते हैं जो एजेंट सेप्टिसेमिया के अगेंस्ट में यूज़ किया जाते हैं। जो एजेंट्स को हम लोग जब यूज़ करें वो एजेंट क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ को किल भी कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को वो इनहेबिट भी कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे स्टूडेंट्स को याद रखना है, वी कैन से द एजेंट इज कॉल्ड एज एन एंटीसेप्टिक द एजेंट व्हिच हैविंग कैपेसिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट इट शुड नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ द इफेक्ट ओवर द होस्ट सेल। एंड इस जगह पे स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना है, हर एक एंटीसेप्टिक हर टाइम पे लिविंग बॉडी के ऊपर ही अप्लाई किया जाते हैं, लेकिन जब इसे अप्लाई आप करोगे तो होस्ट बॉडी के ऊपर वो कोई भी टाइप के इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग बेसिकली माइल्ड एंटीसेप्टिक के हिसाब से यूज करते हैं। सो इट शुड बी यूज इन केस ऑफ माइनर कट, इट शुड बी यूज इन केस ऑफ द स्क्रैप, इन केस ऑफ बर्न ऑल्सो। इट मे ऑल्सो यूज एज एन माउथ rinse to help to remove the mucus or relieve the minor mouth irritation. Nowadays, during the time of the COVID-19 pandemic, concentrated vapor phase of hydrogen peroxide, which is approved by the FDA, is used for sterilize used N95 respiratory mask and other parental protective equipment, and this technology will help to enable the reuse the respiratory mask that are short supply. That means इस जगह पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अभी इस टाइम पे जैसे आपको पता है अभी पैंडेमिक के सिचुएशन अभी चल रहा था इतना दिन से, अभी पैंडेमिक के सिचुएशन थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। FDA ने एक ये वर्ड को जो मैंने अभी आपको समझाया, जो FDA ने अभी ये अप्रूवल दिया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वेपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप यहाँ पर एज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और इसे आप किसके लिए यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, जब आपको N95 मास्क के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स जानते हो, उस N95 मास्क को आप जो पेशेंट यूज़ कर रहा है, नहीं तो मान लो जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं, वो लोग डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, फार्मासिस्ट हो, जो भी काम कर रहे हैं, जो लोग N95 को यूज़ कर रहे हैं, उस N95 को आप स्टेलाइज करना चाहते हो तो उस केस में आप वेपर फेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ कर सकते हो एज एन स्टेलाइजिंग एजेंट। और इस प्रोडक्ट को मान लो कोई भी एक एरिया में आपका मास्क की जो सप्लाई है वो सप्लाई बहुत ही कम है, तो उस केस में आपको मास्क को तो आप फैल नहीं सकते हो और फेंक नहीं सकते हो, तो उस केस में उस मास्क को आप रीयूज़ करना चाहते हो तो उसे आप स्टेलाइज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, मैंने अभी क्या बोला, बाय द हेल्प ऑफ वेपर फेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो व्हाट आर द वेरियस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन मेडिकल फील्ड। तो आज मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, और उसके बारे में मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ। जब इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाएंगे तो क्वेश्चन को आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपको पूछ सकते हैं जो आप यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो यूजेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो ऐसे है उस ऐसे के बारे में एक्सप्लेनेशंस करो, नहीं तो आपको पूछा जा सकता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेनेशंस करो। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और कल का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में, और जानेंगे उस क्वेश्चन को और उस एजेंट्स के टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और उस एजेंट्स के बारे में जब एग्जाम हॉल में आपको पूछा जाएंगे तो उसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे। लास्ट ऑफ ऑल मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव and for your valuable comment. Thank you again.